Hello students, a very good evening my dear students. Welcome to the amazing platform of Physics Wala. Welcome to the Parishram 2.0 batch my dear students. क्या आपको मैम की आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है? क्या आपको मैम की वीडियो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। राधे राधे बेटा। यस तो भाई सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैम पूछती हैं, हाउ इज द जोश? और ये डिपेंड करता है कि आज टेस्ट कैसा हुआ है ना? तो दोनों का जवाब दे दो। एक तो बता दो हाउ इज द जोश, एंड दूसरा बच्चे ये बता दो कि एग्जाम टेस्ट कैसा हुआ है। ठीक है, मुझे दोनों का जवाब चाहिए, फिर ही क्लास स्टार्ट होगी, वरना क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। यस, हाय मैम, क्या बात है, क्या बात है भाई। चैट में एकदम ऐसा आना चाहिए कि मैम टेस्ट तो एकदम नेक्स्ट लेवल हुआ है। टेस्ट कैसा था बेटा? टेस्ट कैसा था? ये तो मुझे पता है, तुम क्वेश्चन पूछने से पहले ही बताना शुरू कर देते हो। ओके, अमेजिंग अमेजिंग बेटा। हेलो सुनील बच्चा, हाय मैम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, टेस्ट अच्छा हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? यस मैम। हाँ, लेंदी तो होगा ना, फिजिकल केमिस्ट्री है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, है ना? यस, टेस्ट एवरेज था, कोई बात नहीं। बस एक चीज प्लीज ध्यान में रखना, दिस वाज योर फर्स्ट टेस्ट, तो बेटा हमेशा आर्डर डालो, चाहे केमिस्ट्री का पेपर टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया तो कुछ नहीं है। देखो, तुम कोई काम कर रहे हो, अब उसमें तुम क्यों फेल हुए या फिर तुमने क्या गलती की जिसको तुम अगली बार सुधार सकते हो, तो ये सब तभी पता चलेगा जब एनालिसिस करोगे। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है? टेस्ट एनालिसिस। ये ना छोटे छोटे सीक्रेट्स होते हैं टॉपर्स के। ऐसा नहीं होता कि टॉपर ने पहली बार टेस्ट दिया और टॉप कर दिया, नहीं। वो जब टेस्ट देते हैं तो ऑब्वियसली यार इंसान है, गलतियां होती हैं। ठीक है, कहीं पे आप ज्यादा टाइम लगा देते हो किसी क्वेश्चन को एकदम दिल पर ले लेते हो, है ना, कि मैम ये वाले क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हुआ यार, ये तो आसान था, ये तो होगा, ऐसे करके तुम दिल पे लगा लेते हो और आधे से ज्यादा टाइम उसी क्वेश्चन में डाल देते हो। वो भी गलत बात है। ईगो पे मत लो क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार ट्राई किया, नहीं आंसर आया, दूसरी बार एक बार देखो और फिर आगे बढ़ो। भाई आगे वाले सवालों को भी तो करना है, उस चक्कर में पूरा पेपर थोड़ी खराब करना है ना? यस, सो ये थोड़ा सा सीखना पड़ता है, विद प्रैक्टिस आता है। टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर होता है, सब कुछ आपने पढ़ा होता है, लेकिन जब पेपर के टाइम पे बैठते हो तो वो वाला प्रेशर नहीं हैंडल हो पाता। ठीक है, तो कैसे पेपर में खुद को काम रखना है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, आपके सीयूईटी एग्जाम में ये सब बहुत मैटर करेगा। ओके, यस, ओके, परफेक्ट। क्या अब हम आगे बढ़े? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज तो हम बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ने वाले हैं। नर्स इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब बेटा इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था और वो सवाल ये था कि मैम नर्स इक्वेशन आई कैसे थी, है ना? तो नर्स इक्वेशन कैसे आई थी वो भी तुम्हें डिराइव करके बता दूंगी। ठीक है, हाँ, चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं मैम हम? बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है मैम, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं, शौर्या को लग रहा है कि आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको ये बताते हुए, सर दे दो। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको ये बताते हुए कि चैप्टर तो खत्म नहीं होगा यार, चैप्टर तो खत्म नहीं होगा, रियली सॉरी। ठीक है, लेकिन तुम्हें मजा बहुत आएगा इस चैप्टर में, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। चलो शुरू करें आज का सेशन। बहुत बातें शातें हो गई हैं, तो ये तुम्हारे लिए, ये तुम लोगों के लिए है। क्या है? सिलेबस था इसलिए जाने दिया, वेब सीरीज होती तो एक रात में कंप्लीट कर देता। कौन कौन हो तुम में से ऐसे, जरा मेरे को बताना, अभी मैं देखती हूँ तुम में से। ठीक है, ओके, चलो, हाँ कोई बात नहीं, जिन्होंने लेट बैच ज्वाइन किया था उन्होंने अगर नहीं किया है इट्स ओके। ठीक है, चलो करे शुरू बेटा। यस, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था वो सॉल्यूशंस का चैप्टर ना करके आई वुड से आप पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सॉल्यूशन से कोई लेना देना है नहीं। आप इसको स्टार्ट कर लो ताकि आप इसका टेस्ट जरूर दे पाओ। ठीक है, यस, कहते मी
ठीक है, चलो आ जाओ अब। तो अब हम पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, बहुत बातचीत हो चुकी है। मैम हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। देखो इन दोनों को अलग अलग से तो आप दोनों ही जानते हो। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का मतलब है डेल्टा जी नॉट, है ना? ये क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। और बेटा और क्या बताया हुआ है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ई नॉट लगा दो तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। जब तुम्हारे पास में कभी भी स्टैंडर्ड वर्ड बोला हो, जब भी कभी स्टैंडर्ड वर्ड बोला हो, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि वो SATP कंडीशंस जो थी ना, वो टेम्परेचर जो हमने पढ़ा था, और 1 मोलर गैस का प्रेशर जो था वो हम 1 एटमॉस्फेयर लेते थे, वो वाली कंडीशन पे जब हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हैं या फिर ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं, तो वो आप नॉट लगाकर लिखते हैं, ठीक है। यस, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लूंगी बेटा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको 1-1.5 घंटे में छोड़ दूं, ठीक है। लंबी क्लास नहीं ले रही हूं, डोंट वरी, मुझे पता है तुम्हारा संडे है, और मैं आज बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें भी नहीं कराऊंगी, ठीक है। इतना तो मैम कर ही सकती हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, तो अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो मैम अगर आप कोई और टेम्परेचर या फिर कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर पे अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करोगे तो बेटा उसको सिंपल कह देंगे डेल्टा जी। क्या होता है ये सीधा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा, नॉर्मल, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। सिमिलरली बच्चे, जो आपका E है इसको आप बोलोगे ईएमएफ ऑफ सेल। इसको क्या बोलोगे? ईएमएफ ऑफ सेल। हाँ, क्लियर है मैम, इतना तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यस, चलो अब बेटा हम जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बताने वाली हूं वो ये है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। आप लोगों ने शायद अभी तक एक चीज तो पढ़ ली थी। मैंने आपको बताया था कि जब भी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है ना। मैंने तुम्हें स्पॉन्टेनियस होने के लिए एक कंडीशन बताई थी कि जब भी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है तो आपकी जो भी रिएक्शन होती है वो क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है ना। रिवाइज ही तो कर रहे हैं। यस, दूसरा बेटा, दूसरा इसको अच्छे से लिख देते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। दूसरा मैंने तुम्हें एक और बात भी बताई थी कि जब भी कोई रिएक्शन का ईएमएफ होता है, ईएमएफ, ये बेटा अगर पॉजिटिव होता है तो भी आपका रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है ना। ये तो मैम आपने हमें बताया है, ठीक है। ये तो मैम आपने हमें बताया है कि अगर स्पॉन्टेनियस की बात करते हो तो डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और जब मैम ईएमएफ पॉजिटिव होता है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में आप रिलेशन कैसे बताओगे? तो बेटा वो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? दैट डेल्टा जी नॉट जो होता है आपका, उसको लिखा जाता है एज -NF E नॉट ऑफ सेल। ये रिलेशन आपको बस डायरेक्टली याद करना है। कहां से आया, किसने बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए, ठीक है। यस, बहुत धीरे धीरे करा रही हूं बेटा, कुछ समझने वाला ज्यादा है नहीं, इसलिए बहुत धीरे धीरे करा रही हूं आपको, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगा। चैट ऑफ करूंगी जब अच्छा वाला टॉपिक आएगा ना, डोंट वरी, ठीक है। यस, तो अभी तो सिर्फ एक फॉर्मूला देखा कि डेल्टा जी नॉट अगर निकालना है तो -NF E नॉट ऑफ सेल होगा, ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि ये N क्या है? N होता है बेटा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सचेंज हुए हैं, ये तो हमें पता था। यस बेटा, ई नॉट ऑफ सेल आपको अभी ऊपर मैंने बता ही दिया था कि ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, है ना। हाँ, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फैराडे क्या होता है? फैराडे होता है चार्ज, ऐसे करो, इसको सिंपल लिख लो, अभी इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलॉम। जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी तो मैं 1 फैराडे को कैसे स्टडी करते हैं वो भी आपको बताऊंगी। अभी के लिए आप सिर्फ क्या कर सकते हो? फैराडे की वैल्यू यूज कर सकते हो 96500 कूलॉम, ठीक है। यस, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन भी देख लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी देख लो। मान लो तुम्हारी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होगा। हाँ मैम, यस।
एफ एन, ये दोनों तो पॉजिटिव ही होते हैं। अब बेटा कोई पॉजिटिव वैल्यू को जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो नेगेटिव हो जाती है। यस, तो बेटा आपका जो डेल्टा जी नॉट वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो मैम बिल्कुल सही, सब कुछ सेट हो रहा है कि अगर ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव होता है तो बिल्कुल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं। चलो बहुत बढ़िया, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे, इसको लिख लो बेटा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस, ओके चलो, ठंडा पानी है एकदम। आगे बढ़ ले, जल्दी बताओ, लिख लिया, डन, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो डन मैम, बहुत बढ़िया, डन है। चलो अब बेटा इसके आगे क्या बताया गया है वो ध्यान से सुन लो। एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन तो याद कर लिया गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का और ईएमएफ ऑफ सेल का। एक और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, और वो जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, यहां से देखना। ये अगेन आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैम ये एक्सप्रेशन कहां से आया, आपको वो नहीं टेंशन लेनी है, कहीं पे भी नहीं पूछा जाता। चाहे आप सीयूईटी पूछ लो, चाहे जेई, चाहे नीट, चाहे बोर्ड्स, कहीं पे भी नहीं पूछा जाता कि एक्सप्रेशन कहां से आया। डायरेक्टली उस रिलेशन को यूज करना होता है, ठीक है। यस, अब रिलेशन क्या है, दैट योर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये एक और एक्सप्रेशन है जो आपको याद होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यस, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। यस, अब ये एक्सप्रेशन मान लो अगर तुम्हें कभी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज दिया हुआ है तो वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि ये बता दो कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, बता दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, अब मैं तुम्हें यहाँ पे इस रिलेशन से सबसे ब्यूटीफुल चीज निकाल के दिखाऊंगी, दैट इज हम यहां से कैलकुलेट करना सीखेंगे कि नर्स्ड इक्वेशन कैसे आई थी। पता है, मतलब मजाक करने के लिए हम बोल सकते हैं कि नर्स्ड इक्वेशन ना बहुत ही आराम से यहां से निकाली जा सकती है, ठीक है। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है दैट डेल्टा जी क्या होता है, मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है। आप अपनी नोटबुक्स में मैम के साथ साथ लिखो ये चीज को। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है माइनस एनएफ ई ऑफ सेल, है ना, नॉर्मल। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एनएफ ई नॉट ऑफ सेल, है ना। हाँ मैम बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बताया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब ये दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है, फटाफट पुट करो। तो क्या बन जाएगा, माइनस एनएफ ई ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एनएफ ई नॉट ऑफ सेल के प्लस आर टी एल एन क्यू, है ना। हाँ, अब क्या करो बेटा, पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस एनएफ से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब लिखेंगे मैम डिवाइड बाय माइनस एन एफ, पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो। तो क्या बन जाएगा, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ प्लस आर टी अपॉन माइनस एन एफ एल एन ऑफ क्यू, है ना। यस, एन एफ माइनस से ये पूरा कैंसिल हुआ, ये पूरा कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बचा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। बेटा ये एक्सप्रेशन क्या देखा देखा लग रहा है, क्या आपको ये एक्सप्रेशन देखा देखा लग रहा है, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल लग रहा है मैम, ये तो मैम वही हो गया ना जो आपने हमें बताया था, क्या, नर्स्ड इक्वेशन, है ना। यस, नर्स्ड इक्वेशन आपने डिराइव कर ली, यानी कि इस एक्सप्रेशन से आप डायरेक्टली अपनी नर्स्ड इक्वेशन को भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ओके, तुम अच्छे से पढ़ लो फटाफट, मैं आज तुम्हें जल्दी भी छोड़ दूंगी, ठीक है, बट अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारी चीजें समझनी है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूं, ठीक है। यस, तो यहां से आपके पास आ गई आपकी नर्स्ड इक्वेशन, कोई इशू नहीं है यहां तक। यस मैम, एकदम क्लियर है। यस मैम, बहुत बढ़िया। तो ये लिख लो, ये लिख लो बेटा, इसको लिख लो। अभी तक कुछ नया याद करने वाला तो हमने करा ही नहीं है, इजी इजी चीजें कर रहे हैं। चलो, बिल्कुल बोर्ड्स में आ सकता है बेटा,
बोर्ड्स में आपसे डेरिवेशन पूछी जा सकती है कि नॉन्स इक्वेशन डिराइव करो इस एक्सप्रेशन से, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया, नोटेड। चलो इसके अलावा बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। धीरे धीरे सारे एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। आप लोगों को पता है दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है ना। हाँ मैम बिल्कुल सही, हमें ये पता है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन की हम बात करते हैं, अगर हम एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था दैट एट इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है तो मैम ई ऑफ सेल जो होता है वो 0 होता है। ये मैंने आपको बताया था, ये याद है कि मैम इक्विलिब्रियम पे जो ई ऑफ सेल होता है वो 0 होता है ना। यस ओके यस मैम। लेकिन ई नॉट ऑफ सेल जो होता है बेटा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये बात सच है। यस अब अगर आपको ये पता है तो क्या आप डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट पे कमेंट कर सकते हो? क्या आप डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट पे कमेंट कर सकते हो? ठीक है सौम्या बेटा, आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, नॉन्स इक्वेशन वाला ही तो है, लास्ट क्लास में किया तो है बच्चे, ठीक है ओके। अभी कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दिखा दूंगी आपको वो वाली स्लाइड, आप वहां से लिख लेना। चलो अब अगर आप कोई इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन लिखते हो तो मुझे बताओ, चैट में बताओ कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज क्या होंगी। मैम हमें पता है दैट डेल्टा जी जो होता है वो होता है -NF ई ऑफ सेल, है ना। हाँ अब मैम अगर ई ऑफ सेल 0 हो जाए इक्विलिब्रियम पे तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, यानी कि मैम डेल्टा जी की वैल्यू भी 0 होती है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। वहीं पर अगर मैम डेल्टा जी नॉट की बात करें तो वो होता है -NF ई नॉट ऑफ सेल। अब अगर ई नॉट 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि डेल्टा जी नॉट की भी कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना। यस मैम बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैम इसका मतलब है कि डेल्टा जी नॉट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। यस तो ईएमएफ ऑफ सेल 0 होगा तो डेल्टा जी नॉर्मल वाला 0 होगा, लेकिन अगर स्टैंडर्ड वाला 0 नहीं होता तो डेल्टा जी नॉट भी 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यस ये दोनों चीजें इसके अंदर पुट, हाँ बिल्कुल लिखना है बेटा, ये दोनों चीजें इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा मैम 0 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, डेल्टा जी नॉट के, क्योंकि डेल्टा जी नॉट तो 0 नहीं होता, प्लस आर टी एल एन। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दैट एट इक्विलिब्रियम जो आपका रिएक्शन कोशेंट क्यू होता है वो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ये थोड़ी सी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद हो, सॉरी ये थोड़ी सी तो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर याद होगा कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो रिएक्शन कोशेंट एक्चुअली आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया है, तो अगर नहीं भी याद तो ऐसे समझ आ गया होगा, है ना। यस देखो चैट में आने भी लग गया कि मैम QC जो होता है वो KC के बराबर हो जाता है, बिल्कुल बेटा। तो मैम आप यहाँ पे इसको KC भी लिख सकते हो, KC लिख दो, के इक्विलिब्रियम लिख दो, जैसे भी लिखना है। चलो इसको आपके लिए KC लिख देते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे KC लिख रहे हैं, है ना। यस तो यहां से आपके पास एक एक्सप्रेशन आया कि जो डेल्टा जी नॉट होता है वो क्या होता है, -RT-ln के इक्विलिब्रियम के इक्वल होता है, और ये एक्सप्रेशन बेटा आप इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करते हो एट इक्विलिब्रियम। तो कई बार क्या होता है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देते हैं और आपसे बोल देते हैं कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आपको बताना होता है कि -R, R आपका गैस कांस्टेंट होता है, अगर आपको नहीं पता तो इसको लिख लो गैस कांस्टेंट, और T आपका जो होता है वो टेम्परेचर होता है, ठीक है। वैल्यूज पुट करोगे और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, इजी है ना। यस तो 3 एक्सप्रेशंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है, 3 एक्सप्रेशंस आपको याद होने चाहिए। लिख लो पहले इसको, लिख लो पहले इसको। हाँ बिल्कुल आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log base
के इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब अगर log बेस 10 में लिखना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है। डन। और कोई ज्यादा मुश्किल वाली चीज भी नहीं थी, इजी था आज तो, है ना। यस, ओके, डन 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 डन। चलो अब देखो बेटा, तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये वाला एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। जो जो चीजें याद होनी चाहिए वो बता दी हूं। ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो आप डेल्टा जी भी निकाल सकते हो। डेल्टा जी हो जाएगा माइनस NF E ऑफ सेल, है ना। यस, इसको यूज करेंगे बेटा यहां पे दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और नर्स्ट इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। यस, नर्स्ट इक्वेशन निकल जाएगी। और इसके बाद बेटा आपके पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q वाला फैक्टर है। इसको आप इक्विलिब्रियम पे देख लोगे क्या क्या होता है और एक फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लोगे। तो 3 एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए, बस, ओनली 3 एक्सप्रेशंस, ओके। यस, चलो बहुत बढ़िया। मैम Q एंड KC में क्या डिफरेंस होता है? बेटा Q कोई भी कंडीशन पे होता है, KC जब इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं तभी कैलकुलेट होता है, ठीक है। यस, चलो अगर आपने ये लिख लिया तो अब हम कुछ सवाल करेंगे और आपको मेरे को उन सवालों का जवाब देना है, ठीक है। क्या बताऊं बच्चे? अच्छा, हाँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप लोगों के लिए एक दुख खबरी है। आज पोल नहीं चल रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू की वजह से पोल जी ने संडे के दिन छुट्टी ले ली है, ठीक है। तो पोल चल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश करी बेटा, लेकिन पोल नहीं चला, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, आज बिना पोल के ही आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। अब बढ़े आगे, क्वेश्चंस करें, ठीक है। चलो अब ना क्वेश्चंस करते हैं बिना पोल के। क्वेश्चन करेंगे लेकिन बिना पोल के हो पाएंगे आज। एक लास्ट ट्राई कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, क्या पता स्टार्ट हो गए हो। एक सेकेंड ना, कहाँ होगा? सॉरी बच्चे, नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको मुझे नॉर्मली आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन अब चैट में आंसर बता देना, ठीक है। यस, हाँ मैम, पोल तक हॉलीडे पे चली गई है, लेकिन आप ही हमें हॉलीडे नहीं दे रहे हो। कितने बुरे हो मैम आप, है ना। हाँ, किस किस का वीडियो रुक रुक के चल रहा है बेटा? क्या कोई नेटवर्क इशू आ रहा है? हे भगवान, पोल ठीक करवा दीजिए, है ना। हाँ, चलो ये क्वेश्चन करो। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फीजिबल सेल रिएक्शन इज। फीजिबल सेल रिएक्शन का मतलब है कि एक ऐसी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस हो, जो होना चाहती है, ठीक है। तो फीजिबल का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, जो होना चाहती है। अब सोच के बताओ इसका आंसर। बी आ रहा है आंसर, बी आ रहा है? नहीं, सोचो, थोड़ा सा सोच के बताना है आंसर। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ फीजिबल सेल रिएक्शन इज। एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है आपको। बी आ रहा है, 0 लिख रहे हो, मतलब जो देखा बस आंसर ही बताना है क्या? अब इधर आओ बच्चे, ट्राई करते हैं। मैं तुम्हें बताती हूं क्या होता है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो आपको एक एक्सप्रेशन पता है कि डेल्टा जी जो होता है वो होता है माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, ठीक है। यस, अब मैम हमें इसको फीजिबल करना है। फीजिबल का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है बेटा। जब आपकी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, जब आपकी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होती है? तो आपके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होती है मैम? डेल्टा जी नॉट जो होता है वो जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है ना। फीजिबल कब होती है? जब ये वैल्यू, समझ आ रहा है बेटा? यस, बिल्कुल समझ आ रहा है, ठीक है। यस, बिल्कुल समझ आ रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ फीजिबल सेल रिएक्शन इज। अब मैम अगर हमें ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो बेटा आगे एक माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब है मैम हमें ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। ये पूरी वैल्यू जो है वो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। हाँ कि नहीं?
यस मैम, पूरी वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए। अब बेटा ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? मैम ये पूरी वैल्यू सिर्फ तब पॉजिटिव आएगी बेटा जब आपके के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मोर देन 1 होगी। जब आपका इक्विलिब्रियम की वैल्यू मोर देन 1 होगी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, तो आपका ln ऑफ के इक्विलिब्रियम जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आर और टी तो पॉजिटिव होते ही हैं, और इस पूरे के आगे माइनस लग जाएगा तो डेल्टा जी नॉट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि योर के इक्विलिब्रियम शुड बी मोर देन 1, योर के इक्विलिब्रियम शुड बी मोर देन 1। ये मैथ्स इसमें थोड़ी ज्यादा थी, तो अगर बायो वालों को नहीं समझ आया तो मैं बायो वालों को एक बार फिर से समझा दूंगी कि बेटा जब भी आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बतानी है, जब फिजिबल वर्ड लिखा होता है तो उसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस से मुझे डायरेक्टली समझ आ गया कि मुझे डेल्टा जी नॉट नेगेटिव चाहिए। अब मेरे को ये नेगेटिव कब मिल सकता है? जब आगे एक माइनस लगा हुआ है। मैम अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ जाएगा, है ना? तो मैम हमें ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। ये पूरी वैल्यू बेटा कब पॉजिटिव होती है? जब लॉग की वैल्यू, जिसका वैल्यू निकाल रहे हो ना, वो 1 से बड़ा हो। तो मैम जब के इक्विलिब्रियम 1 से बड़ा होगा तो ln ऑफ के इक्विलिब्रियम 1 से ज्यादा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब ये पॉजिटिव आएगा तो पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यस, क्लियर। अंशिका के अलावा क्या किसी की वीडियो रुक रुक के चल रही है बेटा? एक बार मेरे को ये बता दो, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं टाइम पढ़ाती भी रहूं और आप लोगों को वीडियो भी क्लियर ना आए। बस एक बार ये बोल दो, एक बार ये बोल दो कि मैम वीडियो क्लियर आ रही है, रुक रुक के नहीं चल रही है। ठीक है, ये बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। गुड। अरे क्लियर या यस या नो नहीं होता, क्लियर है क्या? ओके, कोई इशू नहीं आ रहा? चलो बहुत बढ़िया, यस मैम क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसको तुम लोगों को अब कोई पोल तो है नहीं, तो बेटा जो आंसर करते हो ना सही करना। लास्ट में मुझे तुम बताओगे कि तुम्हारे कितने आंसर सही हुए थे। ठीक है, करो करो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करो। द नर्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है, इंडिकेट दैट Q विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1। अब बताओ Q जो है वो Kc के बराबर कब होगा? लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। कोई पोल नहीं है तो जवाब देना है, लेकिन सही जवाब देना है। ठीक है, मैं वेट कर रही हूं। वेरी गुड, चलो करो इस क्वेश्चन को, सोच के आंसर देना, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, पोल तो अब है ही नहीं, तो सही जवाब देना है। द नर्स्ट इक्वेशन, हाँ बी आ रहा है सबका आंसर, सी भी आ रहा है, ई इज इक्वल। सोच के बताओ भाई, मैं नहीं बताऊंगी आंसर क्या है, सही आंसर देना है। और सत्यम ने, शांतनु ने, आकृति ने, और कौन है, सक्षम ने, हिमांशी ने। ठीक है, मेरे को जितने नाम पढ़े जा रहे हैं मैं फटाफट पढ़ रही हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर नाम ना ले पाऊं तो। गुरप्रीत ने बिल्कुल सही बेटा, पारुल, ठीक है, अंशिका ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, विशाल ने भी सही जवाब दिया है। सो गुड बेटा, एकदम सही। अगर आपको एक नर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन है, और आपको बोला हुआ है कि ये बताओ कि Q जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर कब होता है। आपको पता है ना कि Q Kc के बराबर कब होता है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है। हाँ, और मैम अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो E ऑफ सेल जो होगा वो 0 होगा, और E नॉट ऑफ सेल जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। हाँ यस, तो यानी कि बेटा E ऑफ सेल आपका 0 के बराबर होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखा कितना आसान था, कितना इजी क्वेश्चन था। लेकिन ऐसे ही सवाल आते हैं सीयूईटी में। सीयूईटी में तुम्हारे कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे, तुम्हें आता है या नहीं आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बी बता रहे हैं बेटा, बी क्यों, मतलब 1 जरूरी थोड़ी है 1 होगा। क्यों 1 होगा बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ई ऑफ सेल आपका 0 होगा। ठीक है, यस, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गुड बेटा, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एट इक्विलिब्रियम पे बताओ क्या होता है। ठीक है, चलो कहता है, अच्छा ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप मुझे ABCD बताएं। कोशिश करें कि सबके सब सही आंसर दो, गलत लिखना ही नहीं है।
सही आंसर लिखना है, सिर्फ सही आंसर लिखना है, सिर्फ सही आंसर। पूरी चैट में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखना चाहिए। उज्जवल, पलक, राहुल, आर्यन ने सही लिखा है, रविंद्र ने सही लिखा है, माही वेरी गुड बेटा, मुस्कान गुड बच्चा, सक्षम ने सही लिखा है, आकांक्षा ने सही लिखा है, गौरी ने सही लिखा है, क्या बात है, ठीक है। पलक, अंजलि वेरी गुड बेटा, अमेजिंग, है ना। अब तुम्हें सबको समझ आ रहा है और सिर्फ सही आंसर ही लिख रहा है, गुड, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैम अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें पता है कि ई ऑफ सेल 0 होता है, लेकिन ई नॉट ऑफ सेल नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो मैम डेल्टा जी जो होगा वो 0 होगा, लेकिन डेल्टा जी नॉट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। हाँ, तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ई ऑफ सेल 0 होगा और डेल्टा जी 0 होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इजी था, बहुत आसान था। चलो, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पता है आज पोल होता ना इतना मजा आता, क्योंकि आज इतने सारे क्वेश्चंस थे पोल वाले, बट किस्मत ही खराब है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्री एनर्जी चेंज इज रिलेटेड टू द ईएमएफ ऑफ सेल एज। बताओ 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 बताओ। अब भी सही ऑप्शन ही लिखना बस, ठीक है। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, सक्षम ने आंसर लिख दिया, अभिषेक, उज्जवल, नंदिनी, आयुष, मरिया, सरोज, आतिफ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस यस। चले करें अब इस सवाल को, बिल्कुल चलिए मैम इस सवाल को करते हैं, ठीक है। तो आपको बस डेल्टा जी और ईएमएफ का ही तो रिलेशन बताना है। हमें पता है कि डेल्टा जी जो होता है वो माइनस एनएफ ई ऑफ सेल के बराबर होता है। तो कौन सा फॉर्मूला सही है, माइनस एनएफ ई ऑफ सेल। मैम ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है, बहुत बढ़िया, पूरी चार्ट बी से भरी हुई है, अमेजिंग। अब पता है क्या, जिनको लग रहा है कि मैम ये वाला सही क्यों नहीं है, बेटा यहाँ पे ना सबसे पहली बात तो डेल्टा जी नॉट आना चाहिए था, दूसरा यहाँ पे के इक्विलिब्रियम आना चाहिए था, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे गलत हैं इसलिए, ठीक है, यस। और एनएफ तो आता ही नहीं है, सीधा आरटी तो आता है ऊपर, तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन ही गलत है, ओके, यस। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम, अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। कोमल, यस, आपका भी आंसर सही था। ये वाला क्वेश्चन अब खुद से सॉल्व करो, जितना भी हमने कल और आज वाला पढ़ा है वो सब यूज करके इसको कर लो, क्योंकि इसके बाद में अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। नहीं, इसके बाद में एक होमवर्क क्वेश्चन आएगा, ये ट्राई करो। मैं रिप्रेजेंटेशन लिख देती हूँ, ठीक है। ये बेटा डबल आएगा, यहाँ पे सिंगल आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो ट्राई करो, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और सेकंड पार्ट कैसे ढूंढेंगे ये भी बताना है। क्या सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये भी बताना है, ठीक है। चलो लेट्स सी। शगुन क्या बता दूं बेटा, क्या बताऊं, बताओ, पूछो। वाह अंशुमन, वाह, क्या बात है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। प्रियम का आंसर आ रहा है कि मैम रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, यस। अंकुर, ठीक है, मैं बता दूं, चलो अब मैं करा देती हूं, जिनको नहीं आता वो ध्यान से अब सुन लो, ठीक है। आपको बोला है कि आपको सेल का कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। अब अगर डायरेक्ट ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो हमें पता है कि हमें नर्स्ड इक्वेशन लगानी है, जो कहती है ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस एनएफ, क्या कर रहे हैं मैम, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, है ना।
यस, ये आपकी नर्स्ड इक्वेशन होती है। यस मैम, बिल्कुल। तो बेटा अब 1 बाय 1 सारी चीजें देखते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। तो सबसे पहले तो हमें ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, बिल्कुल। तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे आएगा? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है बेटा, कैथोड कौन सा है आपका? ये वाला, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, यानी कि मैम ई नॉट एजी प्लस से एजी चाहिए। यस, बिल्कुल, माइनस ई नॉट एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए। एनोड में आपके पास में Fe3 प्लस और Fe2 प्लस है। ठीक है, तो यानी कि बेटा रिडक्शन पोटेंशियल कैसे आएगा? Fe3 प्लस से Fe2 प्लस। क्लियर है? यस, बिल्कुल सही। चलो अब अगर आप यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल देखो बेटा, तो Ag प्लस से Ag आपको दिया हुआ है 0.8, तो ये हो जाएगा मैम 0.8 माइनस Fe3 प्लस से Fe2 प्लस भी दिया हुआ है कितना? 0.77, तो 0.77, तो ये क्या हो जाएगा? 0.03 वोल्ट जो है वो क्या आ गया आपका? ई नॉट ऑफ सेल आ गया। तो ई नॉट ऑफ सेल अभी 0.03 वोल्ट आया। ठीक है, अब मैम हमें नेट सेल रिएक्शन भी तो लिखनी पड़ेगी कैथोड और एनोड की। चलो कैथोड और एनोड की नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो मैम यहाँ पे हम लिख देते हैं एनोड। एनोड की रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन होता है बेटा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि Fe2 प्लस जो है वो आपका Fe3 प्लस में जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? रिडक्शन होता है, यानी कि मैम Ag प्लस का रिडक्शन होगा, यानी कि Ag प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और आपको Ag सॉलिड दे देगी। तो अगर आप यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन निकालोगे तो क्या कहोगे? मैम एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन गया, हाँ, तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी बेटा Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस, वो देता है आपको Ag सॉलिड और Fe3 प्लस, ये होगा आपका नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, तो ये बेटा आपकी नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। शगुन, मैं आपको ये चीज कंफर्म करके बता दूंगी, अभी आप प्लीज चैट में स्पैम मत करो, डोंट वरी, आपका सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। ओके, मैं आपको ये चीज कंफर्म करके बता दूंगी। ओके, चलो आ जाओ, अभी एक बार पढ़ाई कर लो ना, जो चल रहा है वो भी नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा होगा। तो जो अभी पढ़ रहे हैं उसको डिस्कस कर लो, आई विल टॉक अबाउट दिस। ओके, चलो यहाँ पे आओ। तो ये आपकी नेट सेल रिएक्शन आई। यस मैम, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं इसको देख के, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि बेटा n की वैल्यू क्या होगी? मैम n होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं बेटा? 1 हुआ है, तो n की वैल्यू है 1। q की वैल्यू क्या होगी? नेट सेल रिएक्शन निकाल ली, प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ Fe3 प्लस है एक्वस में, तो यहां आ जाएगा Fe3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय। अब बात करते हैं रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स में ये दोनों ही आयन है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, यानी कि मैम Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी आएगी और Ag प्लस की भी कॉन्सेंट्रेशन आएगी। ठीक है, यस। अब इन सब चीजों को इसके अंदर पुट कर सकते हैं, फटाफट पुट करो बेटा। क्या हो जाएगा? EMF ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, कितना आया है? 0.03, तो 0.03 माइनस, बेटा कैलकुलेशन जो है वैसे तो 0.059 के साथ भी सेम ही आएगी, तो 0.059 इंटू लॉग, क्योंकि डिवाइड में तो 1 ही है, Q Fe3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.2 डिवाइडेड बाय Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1 इंटू Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? नहीं। चलो ये हो जाएगा 0.03 माइनस 0.059 लॉग 2 अपॉन 1। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? मैम ने log 2 की वैल्यू बताई थी 0.3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.03 माइनस 0.059 इंटू 0.3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो बेटा, 0.059 को फटाफट करेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 0.059 को मल्टीप्लाई कर दो 0.3 से, तो आ गया 0.01, 0.03 माइनस 0.0177। ठीक है, ये वैल्यू जो है अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 0.03 से, तो वैल्यू आ जाएगी 0.123 वोल्ट।
ठीक है, मान रहे हो बेटा? यस। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आपके नेट सेल ईएमएफ की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? 0.0123, यही आ रही है 0.0123। मैम 0.2 या 0.20 होगा कैलकुलेट, बेटा एक ही बात है ना, आंसर तो यही आ रहा है। तो आपका जो ईएमएफ ऑफ सेल आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 0.0123 वोल्ट, ठीक है। हाँ, तो ये तो पहला पार्ट कर लिया। दूसरा पार्ट कह रहा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। आप कैसे बता सकते हो? मैम अगर ईएमएफ जो हमने कैलकुलेट किया है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि ईएमएफ ये है तो मतलब कि ई ऑफ सेल जो है वो पॉजिटिव है, तो सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस है, इट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। देख लो कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं, अगर पॉजिटिव आती है तो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ऐसा क्वेश्चन जब बोर्ड में आता है तो 5 नंबर का आता है, ठीक है। ठीक है, चलो जिसको नहीं आया एक बार फिर से बता रही हूं। वैसे पता है क्या, इस क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी, सिर्फ वही स्टेप्स फॉलो करें जो हमेशा करते हैं। सबसे पहले नेट सेल रिएक्शन निकाल ली, जो आपको ये सिंबल दिया हुआ है, जो भी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, इससे नेट सेल रिएक्शन निकाल लो, ठीक है। कैथोड पता चल जाएगा, एनोड पता चल जाएगा, तो ई नॉट ऑफ सेल निकाल लो। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड से 0.03 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब नॉन्स इक्वेशन में ये कैलकुलेट कर लिया, एन और क्यू कैलकुलेट करना है। एन कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, एक ही इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंज हुआ है, तो एन की वैल्यू 1 हो गई। क्यू निकालना आता है नेट सेल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, तो वो पुट कर दिया, सारी वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आया 0.0123। दूसरा पार्ट कहता था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अगर ईएमएफ पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो यस इट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर बेटा ईएमएफ नेगेटिव आ जाता तो हम कहते हैं कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। यस, ओके परफेक्ट। हाँ बेटा बोर्ड्स में आपको दी होती है वैल्यू, डोंट वरी, बोर्ड्स में आपको वैल्यू दी होती है, ठीक है। यस, अब आई नो पढ़ते पढ़ते थक गए होगे, तो ये मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखा दूं, तुम्हें तुम्हारा मिरर दिखा दूं, तुम कौन होते हो। एग्जाम में तुमसे सवाल पूछ ले, तुम्हें एक का जवाब नहीं आएगा, लेकिन इंस्टा पे तुम अपना स्टोरी डालोगे, आस्क मी अ क्वेश्चन। अच्छा क्या बात है, ये तुम ही हो, देख लो अपने आप को, ठीक है। ठीक है, चलो ये होमवर्क है भाई, जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन करना है। दिस इज योर होमवर्क। अनुज ने मेरे को बोला कि मैम आपने पहले ये बताया था, नहीं बच्चा गलत है, डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तब मैंने बोला था कि स्पॉन्टेनियस होता है। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो आपने अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज नहीं किए हैं, फिर यू नीड टू रिवाइज, ठीक है। ओके चलो, ओके चलो आगे बढ़े। यस, तो बेटा अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी तक मैम ने आपको जितनी भी चीजें कराई थी, सारी की सारी हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे कि उसमें आप ई नॉट निकाल लो, ज्यादातर सबके पॉजिटिव ईएमएफ्स थे, और हम देख रहे थे कि हमारी रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस होगी कैसे नहीं होगी। अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे, ठीक है। हाँ, तो अगर आप लोगों को इससे पहले तक कुछ समझ नहीं आया था तो आपके लिए खुशखबरी है, उस पार्ट को आप वहीं छोड़ सकते हो और यहां से आप फिर से समझ सकते हो, ठीक है। ओके यस, क्या डाउट है? डाउट बच्चे मैं आज डाउट भी कैसे चेक करूं, कुछ चल ही नहीं रहा है, टेक्निकल इश्यूज, ठीक है। हाँ, तो डाउट वाला काउंट है ही नहीं बच्चे मेरे पास, यहाँ पे डाउट नहीं चेक कर पाऊंगी। ओके चलो आ जाओ, अब करें शुरू, थोड़ी देर और, ठीक है। क्या टाइम हुआ अभी तो बेटा जितनी देर पढ़ाया है उतनी देर और पढ़ाऊंगी, 1.5 घंटा तो पढ़ाऊंगी, संडे का दिन है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुन लो, जिसको कुछ नहीं आया समझ उसको अब आएगा समझ, ठीक है। तो अब फिर से अपना ध्यान इधर ले आओ, पानी वानी पी लो। अब देखो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रोलिटिक सेल
थोड़ा बहुत भी याद है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थोड़ा बहुत भी याद है तो हमें ये याद है मैम कि यहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती थी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, मानते हो? एकदम शुरू में वो लैपटॉप के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले में जब आप लैपटॉप को चार्ज करते थे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता था जिसमें आप बाहर से फोर्स लेते थे, है ना? और आप क्या करते थे? आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते थे? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी केमिकल एनर्जी में, ठीक है? ये सबको याद है? ये सबको याद है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये तो वही चीज है जो हम पढ़ते आए हैं, है ना? अब उसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, ठीक है? ओके। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शंस होती हैं उन सबको एक साथ एक प्रोसेस का नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? ओके, यस। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इलेक्ट्रोलिसिस को समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ऐसे एक सेल चाहिए होता है, ठीक है? ये मैम ने आपके सामने एक सेल बना दिया। मतलब मैं इतनी टैलेंटेड हूं कि मैं लाइन वाला आइकन यूज करके भी टेढ़ी लाइन लगा सकती हूँ, देख रहे हो तुम? ठीक है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है बेटा, जिसके अंदर ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ऐसे, ठीक है, जो ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तुम लोग साथ साथ में बना लो, फिर तुम्हें लास्ट में अलग से टाइम चाहिए होता है ये बनाने के लिए, ठीक है? और यहां पे आपका सोल्यूशन होता है, ठीक है? तो लेट्स टेक मोल्टन NaCl, मेरा फेवरेट, Na+ और Cl-, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यस। तो अब इसके बाद में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कहते थे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैम रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, अपने आप हो नहीं रही होती, इसीलिए हमें उसको एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है। तो हमने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है मैम, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो मैम ये मान लो नेगेटिव टर्मिनल है तो ये बेटा नेगेटिवली चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो हमने जो पढ़ा था वो यही था कि Cl- जो है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव वाली बैटरी के पास, इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव वाले के पास जाएगा, है ना? यस। तो मैम इससे हमने कहा था कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, जो Na है वो Na+, कलर ही बहुत कम है यहाँ पे, जो Na है वो Na+ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि Na+ जो है वो नेगेटिव वाले के पास जा रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा बेटा? Na सॉलिड, ठीक है? यस। और मैम ये देख रहे हैं हम कि दूसरी रिएक्शन भी लिख लो पहले, फिर Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव जो है वो बेटा आपको हाफ Cl2 गैस देके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना? ये वाला बिल्कुल वही चीज है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ये वही चीज है बेटा जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी, रिवाइज ही करा रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, मैं ब्लॉक करवा दूंगी, ये जो मिर्जापुर की बातें मेरी क्लास में चल रही है मैं ब्लॉक करवा दूंगी, मैं बता रही हूं आपको। मैं भी तो संडे के दिन छुट्टी लेके आप लोगों को पढ़ा रही हूं ना, मतलब छुट्टी वाले दिन पढ़ा रही हूं ना बच्चे, प्लीज ऐसे मत करो, फिर पढ़ाने का मन ही नहीं करता। मैं बोलूं सर को कि आपको ब्लॉक कर दे, फिर एक हफ्ता नहीं कमेंट कर पाओगे, क्या फायदा होगा? डोंट डू दिस, नो, ठीक है? इधर आ जाओ प्लीज, पढ़ाई करनी है हमें, सिर्फ आधा घंटा, ओनली हाफ एन आवर, ओके? चलो, तो ये वही चीज है जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में करी थी जब मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया था, ओके? यस, ओके, यस। तो मैम अब हमें ये पता चल गया, क्या आप यहां से कैथोड और एनोड निकाल सकते हो? बिल्कुल, हमें याद है मैम, जहां पे रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। तो मैम अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो रिडक्शन हो रहा है, अगर बेटा रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड होगा,
और मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो आपका एनोड होता है ना। यस। कैथोड पे चार्ज कौन सा है बेटा, मैम Na+ जिस पे जा रहा है वो कैथोड है, तो मैम ये मेरा कैथोड होगा, और कैथोड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है ना। और मैम एनोड पे Cl- जा रहा है, तो मैम एनोड जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये वो सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। यस, तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। कैथोड निकाल लिया, एनोड निकाल लिया। अब यहां से बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, सबसे पहले हम एक एक करके पॉइंट्स लिखेंगे, तो मेरे साथ ही पॉइंट्स लिखो। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर जो आपकी रिएक्शंस होती हैं बेटा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, उनको आप एक बैटरी से कनेक्ट करते हो, इसीलिए वो होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बाहर से एक पुश मिल रहा है। ओके, यस, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद में बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका कटायन होता है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट में Na+ हो गया, जो प्लस चार्ज वाले होते हैं उन्हें कटायन कहते हैं, है ना। और कटायन जो है वो हमेशा आपके कैथोड पे क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो आप क्या कहोगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन या फिर कटायन बोल दो, जो होते हैं वो आपके कैथोड पे जाते हैं और हमेशा रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिखोगे क्या, दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जिन्हें कटायंस कहते हैं आर रिड्यूस्ड एट कैथोड। क्या होते हैं वो आपके कैथोड पे रिड्यूस होते हैं, और कैथोड बेटा नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो कि वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। ओके, यस, ये कुछ कुछ चीजें जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और लिख रहे हैं क्योंकि फिर बाद में बहुत काम आएंगी, ठीक है। ओके, क्लियर, यस। सेकंड बेटा, सेकंड अगर आप देखोगे तो आप क्या कहोगे कि जो नेगेटिव वाला आयन होता है वो हमेशा एनोड पे जाता है और मैम ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, जिसे हम अनायन कहते हैं, आर ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, हमेशा वो एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होंगे और एनोड आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, ठीक है बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। कैथोड नेगेटिव होता है, उसके पास हमेशा कटायन जाएगा। एनोड पॉजिटिव होता है, उसके पास हमेशा अनायन जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये यूज होगा बार बार, ठीक है। यस, चलो, तो हमने लिख दिया कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं कटायंस वो हमारे रिड्यूस होते हैं कैथोड पे, और नेगेटिवली चार्ज अनायंस जिन्हें कहते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं एनोड पे, ठीक है। यस, अब अगला जो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए वो क्या है कि बेटा जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं अब हम उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो पहले ये सब लिख लो, यहां तक लिख लो जो चीजें अभी तक पढ़ी हैं, फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। यस, बिल्कुल। अब मैं डिसेबल ही करूंगी, मैंने देख लिया तुम लोगों को पढ़ाई करनी नहीं है, बातें ही बातें करनी है। डन डन डन, चलो ये वाले पॉइंट लिख लिए। अरे बच्चा आज तो चैट भी डिसेबल नहीं हो सकती क्योंकि पोल नहीं हो सकता, जहां से पोल होता है वहीं से चैट डिसेबल होती है। आज तो बहुत दिक्कत हो गई है। इट वॉज अ बैड डिसीजन संडे को क्लास लेना, क्या मैम, ठीक है। यस, पर कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अभी भी पढ़ सकते हो। ओके, चलो अब क्या होता है बेटा, आपने
अगर अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसमें ना फैराडेज लॉ लिखा होगा। मैं आपको इतना अमेजिंग सा ट्रिक कराऊंगी, इतनी अमेजिंग सी ट्रिक कराऊंगी कि आपको फैराडे लॉ कभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उस फैराडे लॉ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आज मेरे पास वो यंत्र नहीं है जिससे मैं तुम्हारी चैट को बंद कर देती थी और तुम्हारा मुंह बंद हो जाता था, ठीक है। आज वो यंत्र मैम के हाथ में नहीं है, तो मैम को काफी बुरा लग रहा है, पर आज एडजस्ट कर लो प्लीज 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 प्लीज। चैट को मत देखो, चैट की तरफ ध्यान मत दो और मैम की तरफ ध्यान दो। मैम तुम्हें पढ़ा रही है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ, अब समझते हैं बेटा। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो फैराडे लॉ के अंदर होती है वही वाली चीज मैं तुम्हें बता रही हूं। तो मैं अगर तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछती हूं बेटा, एक सिंपल सी चीज पूछती हूं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे कोई बोले कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बता दो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम, ये होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलॉम्स, ठीक है। अब बेटा आगे से जब भी बात करेंगे हम इन चार्ज के मॉड की बात करेंगे, यानी कि चार्ज को पॉजिटिव में ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, ओके, यस। तो अगर आपसे कोई बोले कि मॉड ऑफ चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स, बता दो कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो वो कितना हो जाएगा। अब मैं माइनस हटा रही हूं, सिर्फ नंबर ले रही हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मैम? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम, है ना? हाँ। अब बेटा अगर मैं कह दूं कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अब मुझे ये बताओ कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता तो उस पे कितना चार्ज होता। तो आप कहते कि मैम 1 मोल में 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है, तो मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम से, है ना? हाँ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आता है उसको हम 96500 कूलॉम के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके 96500 कूलॉम के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, यस। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलॉम, ठीक है। और बेटा इसी को कहा जाता है 1 फैराडे, इसी को कहा जाता है 1 फैराडे। तो अगर आपसे आज के बाद में कोई पूछे कि 1 फैराडे क्या है, तो आप क्या कहोगे? दैट 1 फैराडे इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से मैम 1 फैराडे की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, और वो डेफिनेशन क्या है मैम? 1 फैराडे की डेफिनेशन है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलॉम, ठीक है, यस। ये वैल्यू यूज करनी है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, या ये क्लियर हुआ? हाँ। अब बेटा अगर मैं आपसे, अगर ये समझ आ गया तो मैं बोलूं कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे 1 फैराडे, है ना, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज होगा। फिर मैं कहूं चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं तो उस पे कितना चार्ज होगा? आप कहोगे अगर 1 मोल पे 1 फैराडे है तो 2 मोल पे 2 फैराडे होगा, है ना। 2 फैराडे का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 96500 कूलॉम, इतना चार्ज होगा, है ना। हाँ। अगर मैं पूछ लूं 3 फैराडे, अब मैं कह दूं कि चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दो, आप कहोगे 3 फैराडे। क्या बात कर रहे हो मैम, है ना। यानी कि यहां से हमें एक चीज समझ आ गई कि जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही फैराडे चार्ज होता है। तो मैं क्या ये बात बोल सकती हूं बेटा, दैट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे,
अगर आपके पास कोई रिएक्शन के अंदर उसके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो वही बेटा उसके नंबर ऑफ फैराडे भी होंगे। ये बात मानते हो? यस यस बिल्कुल, हाँ है ना? अब समझ आ रहा है ये बात? यस मैम। जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक रिएक्शन में यूज हो रहे हैं उतना ही फैराडे चार्ज यूज हो रहा होता है ना? हाँ, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लो बेटा मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, पहले ये लिख लो, पहले ये सारी चीजें लिख लो, बता दो मेरे को कि डन मैम, फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगी, तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? यस इसको लिख लो। मैम ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फैराडे का क्वेश्चन ही है? बेटा जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो तुम्हें पता लगने लग जाएगा। नोटेड? फिर ये लिख लो, मैम एक डाउट है, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स, बेटा फिर से डाउट लिखो अपना। ये भी लिख लिया होगा, तो अब आ जाओ इधर, ठीक है? अब आ जाओ इधर। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूं मैम, इलेक्ट्रोलिसिस और एक्वस NaCl, बेटा सारे करेंगे अब इलेक्ट्रोलिसिस धीरे धीरे, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूं दैट लेट्स से 8 फैराडे ऑफ चार्ज was passed to reduce how many moles of copper 2+ during electrolysis। देखो ये मेरा सवाल है, मैंने तुम्हें क्वेश्चन खुद से बना के दे दिया, अब तुम मुझे इसका आंसर दो, ठीक है? तो क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हुआ जिसके अंदर कॉपर 2+ का हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर 2+, हाँ, पास्ड टू रिड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर 2+। कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर और बोला जा रहा है कि 8 फैराडे चार्ज यूज हुआ था। तो बताओ कितने मोल्स ऑफ कॉपर 2+ जो है वो आपका रिड्यूस हुआ है? आंसर बताओ, ट्राई करो। 8 तो नहीं होगा आंसर। बिल्कुल, प्रियम ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, प्रियम ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। अब ये कैसे आंसर दिया है इसकी बात करते हैं, ठीक है? प्रियम वेरी गुड बेटा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब यहां पे आपको समझना क्या है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं, तो इधर आओ, इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे है। सबसे पहले बेटा आपको देखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इसका मतलब है मैम कि जो कटायन होगा वो रिड्यूस होगा ऑन कैथोड, कैटायन आपका कैथोड पे रिड्यूस होगा, ठीक है? ये बात पहली बात आपको समझ आनी चाहिए। और मैम कटायन हमारा कॉपर 2+ है तो कॉपर 2+ का रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके आपको कॉपर सॉलिड देंगे। अब समझ आ रहा है? यस। अब अगर ये रिएक्शन तक तुम आ गए, अगर तुम इस रिएक्शन तक आ गए फिर तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैम 8 फैराडे क्या है? आपके नंबर ऑफ फैराडेज है। आपको पता है दैट नंबर ऑफ फैराडे एक्चुअली मेरे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होते हैं, है ना? यस। और नंबर ऑफ फैराडे कितने हैं? 8। तो 8 है तो मतलब मैम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैम इलेक्ट्रॉन के मोल्स भी 8 ही हैं, ठीक है? तो आपके पास में ये समझ आ गया आपको कि मैम 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, ठीक है? जब बेटा जब आपके पास 1 मोल कॉपर 2+ रिड्यूस होता है तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं? 8 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, सॉरी 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, है ना? यस मैम। तो 1 मोल कॉपर 2+ को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, ठीक है? यस। तो इसको उल्टा करके लिख लो कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं 1 मोल कॉपर 2+ के लिए। तो बेटा अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होगा तो आपका 1/2 मोल कॉपर 2+ ही रिड्यूस होगा, यूनिटरी मेथड। हाँ, और आपके पास है कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? 8। यानी कि अगर 8 मोल
इलेक्ट्रॉन यूज हुए बेटा, तो 8/2 मोल कॉपर 2+ आपका रिड्यूस होगा, यानी कि 4 मोल कॉपर 2+ जो है वो आपका रिड्यूस होगा। कितना? 4 मोल। तो मैम ने कुछ नहीं करा, सिंपल यूनिटरी मेथड यूज किया। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस देख के समझ जाना चाहिए कि कटायन का रिडक्शन होगा कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो कटायन रिड्यूस होगा कैथोड के ऊपर, फिर वो रिएक्शन लिख लो, फिर देख लो कि फैराडे दिए हैं तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से यूनिटरी मेथड यूज करो और निकाल लो कि कितने मोल्स ऑफ कॉपर 2+ आपके आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे तभी आपको समझ क्लियर होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल था, इजी था। फैराडे लॉ की अब तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम हर सवाल कर सकते हो अगर तुम्हें ये निकालना आता है तो। ठीक है, यस, ओके, ये लिख लो बेटा, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। यस, डन लिख दो, लिख लिया तो डन लिख दो ताकि मैं आगे लेके जा सकूं अगला टॉपिक। डन मैम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा। अब क्या होता है कि कई बार आपको डायरेक्टली चार्ज दिया होता है और आपको ना ऐसे नहीं बताया होता कि कितने फैराडे हैं, ऐसे बोल देंगे कि आप मान लो आपके पास में, जैसे क्वेश्चन के थ्रू ही समझाती हूं, क्वेश्चन है give number of Faradays, give number of Faradays in 9650 कूलॉम्ब चार्ज। अगर आपके पास में 9650 कूलॉम्ब चार्ज है तो बताओ कि कितने नंबर ऑफ फैराडे हैं, बताओ कैसे निकालोगे। ठीक है, अगर आपको बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 9650 कूलॉम्ब चार्ज है, कितने नंबर ऑफ फैराडेज हैं, कैसे निकालोगे। लेट्स सी चैट में, जिसको पढ़ना है वो मेरी क्लास में रह सकता है, जिसको नहीं पढ़ना वो छुट्टी ले और जाए, मैं कौन सा तुम्हें रोक के बैठी हूं, है ना। सिमरन ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, 0.1 फैराडे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा आपने कैसे निकाला, आप लोगों को, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं, मान लो मैंने तुमसे पूछा कि एक डजन में कितने बनाना होते हैं, तो आप कहोगे मैम एक डजन में ना 12 बनानास होते हैं, तो 12 बनानास आपकी रेफरेंस है। अब मैं बोलूं कि मेरे पास 24 बनानास है, ठीक है, तो बताओ कि कितने डजन होंगे। तो आप क्या करोगे, आप ना 24 को 12 से डिवाइड करोगे और आप कहोगे मैम आपके पास ना 2 डजन है। तो बेसिकली आपने किया क्या, जो वैल्यू गिवन थी वो ऊपर लिखी और नीचे क्या लिखा, जो आपकी रेफरेंस वैल्यू है, जो आपको पता है कि भाई एक डजन में 12 ही होते हैं। तो बेटा सेम उसी तरह से आपके पास में नंबर ऑफ फैराडे का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि भाई कितना नंबर ऑफ चार्ज है, तो लिख दो गिवन चार्ज, जिसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी चार्ज गिवन है उसको Q से रिप्रेजेंट कर दिया, और आपको रेफरेंस वैल्यू क्या पता है कि एक फैराडे में कितना होता है, 96500 कूलॉम्ब, तो बस उससे डिवाइड कर दो, तो 96500 कूलॉम्ब। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ फैराडे निकालने का, जब आपको चार्ज दिया हुआ होता है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी चीज में आपको कैलकुलेशन करनी हो तो अब बहुत आसान हो जाएगा, गिवन वैल्यू डिवाइड बाय 96500 कूलॉम्ब। ठीक है, तो मैम अब हम नंबर ऑफ फैराडेज निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फैराडे कितने होंगे, गिवन चार्ज है 9650, डिवाइड करना है 96500 से, तो आंसर आ जाएगा 1/10 विच इज 0.1। ठीक है, तो 0.1 फैराडे आपके पास चार्ज है। ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ फैराडे निकालना आना चाहिए। यहां तक क्लियर है, यस। अब बेटा कई बार फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका चार्ज होता है, जिसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हो, वो करंट I, जो आपका करंट होता है, ऐसे लिख दो करंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है I से, और टाइम, ठीक है, करंट आपका I से होता है बेटा, और टाइम T
टी लिख लो, ठीक है, यस। तो आप चार्ज ऐसे भी कैलकुलेट करते हो कई बार, ठीक है, जब करंट दिया होता है और टाइम दिया होता है तो चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, दैट इज Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ओके, यस। अब यहाँ पे I जो होता है करंट, वो बेटा आपका एम्पियर में होता है, करंट का जो भी यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और टाइम की यूनिट जो आप लेते हो वो सेकंड लेते हो, और टाइम की जो यूनिट लेते हो वो क्या लेते हो, सेकंड लेते हो। तो कई बार आपको करंट और टाइम दिया होता है और आपको नंबर ऑफ फैराडे निकालने होते हैं, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके ऐसे बन जाता है कि नंबर ऑफ फैराडे विल बी इक्वल टू I इंटू टी अपॉन 96500 कूलॉम, ठीक है। तो घबराने का नहीं है, फॉर्मूला सेम ही है, बस अलग तरह से कैलकुलेट करना सिखा दिया, ठीक है, यस। तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो, कई बार ये भी यूज करना पड़ता है, ठीक है, यस। तो नंबर ऑफ फैराडे या तो चार्ज या फिर I इंटू टी, ठीक है, यस। नहीं बेटा, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, किसने बोला एक और एग्जांपल, पीयूष, अभी बहुत सारे सवाल करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी, ठीक है, यस। लिख लिया, बोलो डन मैम, फिर आगे बढ़ेंगे, बोलो डन मैम, फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारी क्लास पता है कितने बजे तक है स्केड्यूल्ड, 6:45 तक, और अभी पता है टाइम क्या हो रहा है, 6:11। कंसंट्रेशन पावर तो एकदम खत्म है लोगों की, पता नहीं क्या हो गया है। डन है, चलो ये लिख लो फटाफट, फिर क्वेश्चन, ये फटाफट लिखो फिर क्वेश्चन। कहता फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम्स। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसका मॉड ले लें तो हम कहेंगे 96500 कूलॉम, है ना, यस, क्लियर, यस, चलो ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि जो चीज मैंने आपको बताई है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। एक सवाल करते हैं, चलिए चलिए मैम एक सवाल करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहले खुद ट्राई करो फिर मैं तो कराऊंगी ही, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको चार्ज बताना है इन रिएक्शंस के लिए कितना यूज हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट करो, फर्स्ट वाला पार्ट करो, सेकंड वाला मैं करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो तुम खुद कर सकते हो, ओके। चलो करो बेटा। 1 मोल ऑफ Al3 प्लस को Al के अंदर आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, यस। तो सारी चीजें इलेक्ट्रोलिसिस में हो रही है, ट्राई करो। आंसर आ गया आकृति का, वेरी गुड आकृति, 3 कूलॉम आपने आंसर दिया है, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। चलो करें इस सवाल को। काफी तुषार ने भी आंसर दे दिया है, अनुराग ने भी आंसर दे दिया है, पिंकी ने भी आंसर दे दिया है, सो गुड बेटा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे होगा, हमें पता है कि Al3 प्लस है, Al3 प्लस क्या होता है, कटायन होता है। तो मैम कटायन का हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो मैम फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। तो Al3 प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो जाएगा, Al सॉलिड में रिडक्शन हो जाएगा, है ना। हाँ, अब आपके पास में कितने मोल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ Al3 प्लस ही दिया हुआ है। तो मैम 1 मोल ऑफ Al3 प्लस के लिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे मैम, दैट फॉर 1 मोल Al3 प्लस वी नीड 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, यस मैम। अब बेटा अगर आपके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो मैं क्या कह रही हूं, दैट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3। एंड आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ फैराडेज होते हैं। तो मैम यही इक्वल होगा नंबर ऑफ फैराडे के, है ना, यस। तो कोई पूछ ले कि कितने नंबर ऑफ फैराडे हैं, तो आप कहोगे 3 फैराडे। कोई पूछ ले चार्ज कितना है, तो क्या बोलोगे, 3 इंटू 96500 कूलॉम। इतना चार्ज रिक्वायर्ड
होगा, ठीक है। यस, तो जिन बच्चों ने 3 कूलॉम बोला था उन्होंने एक मिस्टेक कर दी, उन्होंने मेरे को 3 फैराडे ना बोल के 3 कूलॉम बोल दिया। 3 कूलॉम नहीं है, 3 फैराडे है, और एक फैराडे की वैल्यू 96500 कूलॉम होती है, ठीक है। ओके, तो आप इस तरीके से चार्ज निकालते हैं। अगर अब पहला पार्ट समझ आ गया तो प्लीज दूसरा पार्ट कर दो, जिसको नहीं आया वो सुन लो। मैंने देखा कि Al3+ है, कटायन है, कटायन का बेटा रिडक्शन ही होगा हमेशा कैथोड पे, तो मैंने रिएक्शन लिख दी। फिर मैंने देखा कि 1 मोल Al3+ के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो मेरे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 3 आ गए, तो मेरे नंबर ऑफ फैराडेज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वली तो होते हैं, तो 3 फैराडे हो गया, तो चार्ज कितना हो गया 3 × 96500 कूलॉम, ठीक है, क्लियर। हाँ, अगर ये समझ आ गया तो दूसरा पार्ट ट्राई करो, दूसरा पार्ट मैं कराऊंगी, डोंट वरी, ट्राई करो बेटा, ठीक है। गुड, शालू का आंसर आ गया है, वेरी गुड शालू, सेकंड आंसर आप मुझे बिल्कुल सही दे रहे हो, आई नो। प्रियम ने आंसर सही दिया है, ठीक है, ओके, एंड तुषार ने भी बिल्कुल सही दिया है, मैत्री ने भी, अंकित ने भी। क्या बात है यार, तुम लोग इतने स्मार्ट कब से हो गए, कितने जल्दी जल्दी सवाल कर रहे हो, मतलब मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया यार, आई एम सो हैप्पी, ठीक है। चलो अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 1 मोल ऑफ MnO4- to Mn2+। तो बेटा आपके पास में है MnO4- जो आपका रिड्यूस हो रहा है Mn2+ के अंदर, ठीक है। हाँ, वैसे तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शंस का पार्ट है, कैसे बैलेंस करते हैं मैं आपको ये सिखा देती हूं कि यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। मैंगनीज को ऐसे कंसिडर कर लो, यहां लिख लो MnO4-। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को ले लो X, ठीक है, तो X+। ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन है, और 1 ऑक्सीजन का चार्ज हमेशा -2 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैम यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, ये पूरा बेटा -1 के बराबर होता है, जो ये ऊपर चार्ज लिखा होता है वो पूरे का होता है। तो मैम X-8 जो होता है वो -1 के बराबर है, तो X की वैल्यू जो है वो +7 आ गई, तो यानी कि बेटा आपका जो मैंगनीज है यहाँ पे वो +7 स्टेट में है, और वहां पे +2 स्टेट में है। तो रिडक्शन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड करोगे, तब जाके आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस होगी, ठीक है। यस, तो यानी कि मैम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, ठीक है। तो मैम हमें दिया हुआ था कि MnO4 का 1 मोल है, तो 1 मोल MnO4- के लिए आपको 5 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नंबर ऑफ फैराडे जो हैं वो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होते हैं, यानी कि 5। तो आपके नंबर ऑफ फैराडे कितने आ गए, 5, राइट। यस, तो बेटा चार्ज कितना हो जाएगा, 5 फैराडे, यानी कि 5 × 96500 कूलॉम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। ये आपको बैलेंस करना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, क्लास 11th में एक चैप्टर था, एकदम शुरू में था, नहीं शुरू में तो नहीं था, फिर भी काफी लेट आया था, पर मोल कॉन्सेप्ट में भी कई बार पढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो फिर भी मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दिया, आप ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। इधर +7 है तो +7 से +2 जाना है तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। फिर देखो 1 मोल के लिए 5 मोल चाहिए, तो यानी कि नंबर ऑफ फैराडे कितना है, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। यस, गुड, बहुत बढ़िया। चलें आगे, चलो सेकंड पार्ट समझ आ गया राहुल? यस, जॉन मैम, जॉन, चलें आगे बच्चा। ओके, तो अगला सवाल देखते हैं, अगला भी एक सवाल ही आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ट्राई करो। हाँ 8th चैप्टर था, देखा, हाँ मैम 8th चैप्टर था, सेकंड बुक में फर्स्ट चैप्टर है क्या, आई रिमेंबर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हाँ चलो चलो, ट्राई ट्राई ट्राई। आई सी, देखो मैं आपका नाम नहीं लेना चाहती, बट मैं ये चीज़ देखती हूँ कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है,
एंड आई वुड से एक गर्ल स्टूडेंट है जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती हैं, जो सिर्फ बातें कर रही हैं, एंड दैट इज नॉट राइट। आप ब्लॉक हो जाओगे बेटा, सो डोंट डू दिस। और ये मैं सिर्फ एक लेक्चर से नहीं, मैं पिछले बहुत सारे लेक्चर से ये नोटिस कर रही हूँ। मैं नाम नहीं ले रही, बट आई एम टेलिंग यू बी सीरियस इन क्लास, ओके? यस, चलो चलो, आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहा है बी 0.1, बहुत सारे बच्चों का आ गया। तो करें इस क्वेश्चन को, है ना? मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आ गया है, गुड। तो चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट अ सोल्यूशन ऑफ निकल, ये एक कंपाउंड दिया है। अब आपको नहीं पता कि मैम ये कंपाउंड कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा यहाँ पे एक चीज तो दिख रही है ना कि निकल जो है वो आपका +2 स्टेट में है, ये तो दिख रहा है। यस मैम, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ये बेटा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रोलाइज्ड है। हमें इतना ध्यान देना है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो जो कटायन होता है उसका रिडक्शन होता है। तो मैम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस करेगा इसको निकल सॉलिड में, ठीक है। फिर कहता है यूजिंग 0.1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बेटा आपको नंबर ऑफ फैराडे दिए हुए हैं, कितने? 0.1। अगर नंबर ऑफ फैराडे 0.1 है तो मैम यही तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होते हैं, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं वो 0.1 यूज हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कितने मोल्स ऑफ निकल जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। यस, तो मैम अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो 1 मोल निकल जो है वो आपका कैथोड पे डिपॉजिट होता है सॉलिड स्टेट में। हाँ मैम, तो बेटा अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपका यूज होता तो 1/2 मोल निकल डिपॉजिट होता, है ना? हाँ, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 0.1। तो मैम अगर 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1/2 इंटू 0.1 मोल निकल जो है वो डिपॉजिट होगा, यानी कि 0.1/2 विच इज 0.05 मोल ऑफ निकल जो है वो आपका डिपॉजिट होगा। तो 0.05 यानी कि ऑप्शन ये क्या है? डी होना चाहिए, ये ऑप्शन डी होना चाहिए। ये किसने बी लिख दिया भाई? सॉरी बच्चा, ठीक है, ये डी है, ठीक है। यस, तो 0.05 मोल्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यस, तो बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन को करना, ध्यान देना सीखना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन नहीं समझोगे तो गलती होती रहेगी, ठीक है। यूनिटरी मेथड यूज किया करो, आपको सबसे आसान लगेगा कि भाई अगर 2 के लिए 1 चाहिए तो 1 के लिए 1/2 चाहिए, तो 0.1 के लिए कितना चाहिए उसको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको समझ आया ये क्वेश्चन। यस, रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं बेटा। उसमें आपको बोला गया था कि ये एक सोल्यूशन है जिसके अंदर निकल 2+ का रिडक्शन हो रहा है, तो मैंने निकल 2+ की रिएक्शन लिख दी, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्वेश्चन में बताया हुआ था कि 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, मतलब कि नंबर ऑफ फैराडे कितने हैं? 0.1। हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ फैराडेज होते हैं उतने ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो मैम कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे? 0.1, ठीक है। अब मैम इस रिएक्शन के हिसाब से जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो 1 मोल निकल बनता है। तो मैम अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होता तो आधा मोल निकल बनता। हाँ, और मैम अगर 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है तो 1/2 इंटू 0.1 इतने मोल आपके निकल जो है वो डिपॉजिट हुए होंगे। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0.05 मोल्स ऑफ निकल सॉलिड जो है वो आपका डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला तो इतना आसान क्वेश्चन है कि तुम 2 सेकंड के अंदर कर लोगे, ठीक है। यस, तनिष्का बेटा आज मैम डाउट्स नहीं चेक कर सकती हैं क्योंकि वो जो पोल वाला जो स्लाइड होता है ना जहां पे डाउट्स आते हैं वहां पे बच्चे मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, आज यहाँ पे जगह नहीं है वो जिसमें डाउट्स वाला ऑप्शन आता है ना, इसीलिए हम पोल भी नहीं कर पाए आज। बट मैं क्लास के बाद में आपके डाउट्स को ऑडियो मैसेज या फिर लिख के सॉल्व कर दूंगी, डोंट वरी। चलो आप अपने डाउट्स लिख देना पक्का से। अच्छा सृष्टि, क्या बात है, तो आज तो केमिस्ट्री डे हो गया तुम्हारा, है ना। चलो देखो क्या कहता है क्वेश्चन। आज तो
आज तो केमिस्ट्री डे हो गया, वाह वाह, जल्दी से बताओ। पीछे का थोड़ा लिखना रह गया। प्रीति थोड़ी देर बाद लिख लेना बेटा, पहले सवाल कर लो, है ना, क्योंकि नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं, थोड़ा बहुत मिस हो जाता है तो बाद में लिख लिया करो। आंसर आ गया, क्या बात है, स्पीड में आंसर आया है और सारे सारे सही आंसर लिख रहे हैं, क्या बात है। तुम मेरे फेस पे खुशी देख रहे हो, ऐसे फटाफट सही सही आंसर लिखते हो तो ऐसे स्माइल आती है मैम के फेस पे, है ना। यस, चलो तो मैम हमें बताया गया है कि आपको डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है ऑब्टेनिंग फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al3+। तो हमें पता है कि Al3+ का रिडक्शन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और हमें एल्यूमिनियम सॉलिड दे देगा, है ना। बिल्कुल मैम। तो यहां से मैम हम कह सकते हैं कि जो हमारे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 3 हैं और वही हमारे नंबर ऑफ फैराडे के भी बराबर है ना। यस, तो चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलॉम, तो 3 × 96500 कूलॉम जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यस, तो 3 × 96500 कूलॉम, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बात है ना। यस, अमेजिंग अमेजिंग बच्चा। ठीक है, इसके बाद में चलो ऐसा करते हैं, आज तुम पे रहम करते हैं। मुझे एक बार पहले क्वेश्चन देख लेने दो, पहले तो तुम ये पढ़ लो, ठीक है। क्या टाइम हुआ है, 4 मिनट तो अभी भी बाकी है वैसे। मी आस्क्स माई टीचर what happens to aluminium ions during electrolysis? My teacher gone, reduced to atoms, वो चला गया, वो एटम्स में रिड्यूस हो गया, है ना। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार मुझे क्वेश्चन देख लेने दो ये वाला। Consider the following reaction, the quantity of electricity required in Faradays to reduce 5 moles of MnO4 is। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे तुम कर सकते हो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो जो आसान क्वेश्चंस है ना, जो तुम आज कर पा रहे हो, मैं सिर्फ वही करा रही हूँ, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करवा भी नहीं रही आज, क्योंकि मुझे पता है कि तुम आज दिमाग नहीं लगाना चाहते, ठीक है। चलो करो ट्राई। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है फैराडे के अंदर टू रिड्यूस 5 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस। यहां पे माइनस भी आएगा, अरे बेटा क्वेश्चन नहीं है, बस आंसर तो एक लाइन का है, सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर सच्ची में एक ही लाइन का है। एक बार ध्यान से पढ़ो तो सही सवाल को। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। देखो ये भी कोई क्वेश्चन है, क्या बात है। अब्दुल्ला शेख ने आंसर दे दिया, अंकित ने आंसर दे दिया, हर्ष ने आंसर दे दिया, पारुल ने भी आंसर दे दिया। अब मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन में क्या है, और फिर तुम देखोगे और तुम ये क्वेश्चन ही क्यों दिया था मैम, है ना। हाँ, कहता कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले तो तुम्हें पूरी रिएक्शन ही लिख के दे दी, ठीक है। चलो हमने ये रिएक्शन ले ली। फिर कहता द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, कहता कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है फैराडे के अंदर, यानी कि आपको आंसर फैराडे में बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है फैराडे के अंदर कि आप रिड्यूस कर सको 5 मोल ऑफ MnO4 माइनस। अच्छा नहीं बेटा, आप लोगों का आंसर गलत है, मैं बताती हूँ क्यों। कहता अगर आपके पास में 5 मोल ऑफ MnO4 माइनस होते तो कितने मोल्स ऑफ फैराडे आपको रिक्वायर्ड होते। ये जिन्होंने आंसर लिखे हैं उन सबके आंसर गलत है, आई एम रियली सॉरी। जो 5 फैराडे आंसर दे रहे थे उनका आंसर गलत है। क्यों, ध्यान से देखना बेटा। अगर 1 मोल MnO4 माइनस होता है, 1 मोल MnO4 माइनस को रिड्यूस करने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, है ना। हाँ, तो मैम 1 मोल MnO4 माइनस के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो मैम आपने हमें क्वेश्चन में बोला है कि 5 मोल MnO4 माइनस के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। अगर 1 के लिए 5 लगते हैं तो 5 मोल MnO4 माइनस के लिए कितने लगेंगे, 5 × 5 विच इज 25 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैम 25 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो नंबर ऑफ फैराडे कितना होता है,
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 25। तो कितने नंबर ऑफ फैराडेज हो गए? 25 फैराडे। तो भाई 25 करेक्ट आंसर है, 5 करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। गुड। तो 25 फैराडे करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। ऐसा करती हूं आज तुम लोगों पे, आज मैं समझ गई, ठीक है, और आगे नहीं पढ़ाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, सो इतना ही करते हैं आज बेटा। हालांकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना चाहती थी, बट ठीक है। अब जब जा ही रहे हैं तो जाते जाते तुम्हें खुश कर दिया जाए। अगर आपको किसी दिन फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में सब कुछ समझ आ जाता है तो ऐसा फील होता है, गॉट एवरीथिंग इन फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर टुडे, टुडे वॉज अ गुड डे। आज का दिन अच्छा था। सच सच बताना, जब क्लास में सब कुछ समझ आता है तो किस किस को लगता है कि हाँ मैम ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यस, कोई बात नहीं बच्चे, सिलेबस में पूरा कंप्लीट करा दूंगी, टेंशन मत लो। आज संडे एंजॉय करो, ठीक है। यस, ओके। सोनिया, इट्स ओके बच्चे, आज आप अपना संडे एंजॉय करो। मैं आपको सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करवाऊंगी, डोंट वरी। मंडे को भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ओके। यस, ओके। सो होमवर्क है बेटा, होमवर्क है आपका, क्या है होमवर्क क्वेश्चन करना है, जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है। डीपीपी आई थिंक सो आपके पास अगर आएगी आज तो कर लेना, नहीं तो बाद में कर लेना। डीपीपी आपको करनी है, और एक आपको स्माइल करते रहना है, ठीक है। कीप स्माइलिंग, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कीप स्माइलिंग, ओके बच्चा। यस, चलो शायरी मुझे देखने दो। बिल्कुल आपको शायरी सुनाएंगे हम, ऐसे कैसे नहीं सुनाएंगे। 2 मिनट रुको, मैंने शायद स्क्रीनशॉट तो लिया था कहीं पे शायरी का, अगर मुझे कहीं मिल जाए तो। नहीं बेटा, मैम के पास तो आज शायरी नहीं है, वही लास्ट शायरी थी जो मैंने तुम्हें सुना दी। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, आज शायरी नहीं है मैम के पास, ठीक है। कल पक्का सुनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आज आप लोग मेरे लिए संडे को यहाँ पे क्लास लेने आए हो, तो इसका मतलब है कि मेरा बनता है ना आप लोगों को शायरी सुनाना। कहाँ गई मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि अच्छा हाँ ये रही है शायरी है, सुनो। हाँ, आप मुस्कुराते भी बहुत हैं, आप शर्माते भी बहुत हैं, आप मुस्कुराते भी बहुत हैं, आप शर्माते भी बहुत हैं। दिल तो चाहता है कि आपको दावत पर बुलाऊं, मगर क्या करें आप खाते ही बहुत हैं, ठीक है। यस, तो आई थिंक सही शायरी सुना दी है मैंने। बढ़िया थी ना, जल्दी बताओ, ठीक है। यस, सो ओके बच्चे, मैंने ऑब्वियसली तुम्हें प्रॉमिस किया था, तो बनता था कि आज मैं आप लोगों को शायरी सुनाऊं, ठीक है। यस, नाउ वील मीट टुमारो, मंडे को मिलते हैं, ठीक है। यस, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप मेकिंग योर सेल्फ प्राउड। आप एक क्वेश्चन करते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट करो, आप बोलो कि हाँ भाई आज मैंने बहुत अच्छा किया, आज मैंने इतना पार्ट समझ लिया, या छोटे छोटे टारगेट्स अपने आप को दो एंड डू ऑल द उन सभी टारगेट्स को अचीव करो, ठीक है। एंड खुश रहो, ठीक है। आज संडे है तो थोड़ा सा एंजॉय करो, टेस्ट भी दिया है, केमिस्ट्री की क्लास भी ली है। सो यस, आज तुम्हारा बनता है आराम करना, मज़े करना, ठीक है। सो एंजॉय इन योर ओन वे, वील मीट टुमारो, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, ठीक है।